जेरी साइनफील्ड, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम। 1998 में जेरी साइनफील्ड में सिर्फ उस सिंगल ईयर में $267 मिलियन कमाए थे। यस, $267 मिलियन। साइनफील्ड जो एक लेजेंडरी सिटकॉम सीरीज थी 90s में, उसके राइटर और एक्टर जेरी साइनफील्ड ही थे और उसका 10वां सीजन निकालने के लिए उनको $113 मिलियन का ऑफर दिया गया था, लेकिन जेरी साइनफील्ड ने कहा नहीं, साइनफील्ड का 10वां सीजन नहीं आएगा। आज के इस वीडियो में हम जेरी साइनफील्ड के राइटिंग रूटीन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों जेरी साइनफील्ड इतने सक्सेसफुल राइटर है। सो लेट्स गो। लोगों का कहना है कि जेरी साइनफील्ड जैसी कंसिस्टेंसी उन्होंने कहीं नहीं देखी, किसी में नहीं देखी। मतलब आप ही सोचो, 4 डेकेड्स तक, 40 साल तक कंसिस्टेंटली सुबह उठकर राइटिंग करना, ये कोई आम बात नहीं है, कोई बच्चों का खेल नहीं। उनके राइटिंग के लिए उनका एक थंब रूल है, यू कांट डू एनीथिंग एल्स। यू डोंट हैव टू राइट बट यू कांट डू एनीथिंग एल्स। आज भी वो हर रोज़ उठते हैं और अपना एक फिक्स 1 घंटा होता है उनका, जिसमें वो एक नोटपैड लेते हैं और एक पेंसिल लेते हैं और अपने कमरे में बैठकर लिखने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि वो सुबह उठकर जो करना चाहते हैं वो अगर उन्होंने 10% भी किया तो वो सक्सेसफुल है। बहुत लोग डिसअपॉइंट होते हैं कि उनका गोल उस दिन का उनका पूरा नहीं हुआ। यानी अगर वो 500 वर्ड लिखना चाहते हैं और सुबह उठकर वो अगर 500 वर्ड लिख नहीं पाते तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। लेकिन जेरी साइनफील्ड का कहना है कि वो अगर 30 वर्ड्स भी लिखते हैं तो वो सक्सेसफुल है, क्योंकि 10 में से 10 पाना हर बार आसान नहीं होता या फिर हर बार मुमकिन नहीं होता, लेकिन 10 में से 4 भी अगर मिल जाए तो वो डे मेरे लिए सक्सेसफुल डे है, ऐसा जेरी साइनफील्ड का मानना है। So you're writing, you want to treat your brain like a toddler. It's just all nurturing and loving and supportiveness. And then when you look at it the next day, you want to be just a hard ass. And you switch back and forth. जेरी साइनफील्ड के राइटिंग रूटीन को आप अगर फॉलो करना चाहते हैं तो उनके राइटिंग के कुछ टिप्स है, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। टिप नंबर 1, रिड्यूस एज मेनी डिस्ट्रैक्शन एज यू कैन। आप अगर अपने स्मार्टफोन को अपने कमरे से दूर रखते हो और राइटिंग के लिए बैठ जाते हो तो उससे बेहतरीन और कुछ नहीं होगा। या फिर आप आपके स्मार्टफोन को आप फ्लाइट मोड पर डाल सकते हो। आप अगर लैपटॉप पर राइटिंग करते हो तो जो अननेसेसरी और एक्स्ट्रा टैब्स है उसे आप बंद कर दीजिए। सिर्फ आपका गूगल डॉक या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट आपका ओपन होना चाहिए, जिससे पूरा कंसंट्रेशन आपका सिर्फ राइटिंग पे हो और किसी नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी और चीज़ों से आपका कंसंट्रेशन भंग ना हो जाए। टिप नंबर 2, डिजाइन एट स्पेसिफिक लोकेशन फॉर योर राइटिंग। राइटिंग के आइडियाज़ लेने के लिए अपने साथ एक आप नोटपैड या फिर नोटबुक कैरी कर सकते हो छोटी सी, क्योंकि आइडियाज़ आपको कहीं भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए वो आइडियाज़ आपके दिमाग में से चले ना जाए, इसलिए आपको हर वक्त आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए या फिर नोटबुक होना चाहिए, जिससे आप अपने आइडियाज़ को उस पन्ने पर लिख सके। उसके बाद जब एक्चुअली आपको कोई कंटेंट लिखना है, पूरी तरीके से लिखना है, तो आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन देखना चाहिए। बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो कॉफ़ी शॉप पर जाते हैं और उनका एक फिक्स टेबल होता है, उस पर वो लिखना पसंद करते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स है अमेरिका के, और उनका एक फिक्स रूटीन होता था। वो कॉफ़ी शॉप में जाते थे, एक फिक्स टेबल पर बैठते थे और अपनी बुक्स लिखना शुरू करते थे। ऐसे ही आप एक फिक्स लोकेशन देख सकते हैं या फिर फिक्स टाइम देख सकते हैं। उस लोकेशन पर आप बैठकर आपकी राइटिंग आप कर सकते। आपको एक लोकेशन ढूंढना है या फिर एक कमरा ढूंढना है जो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। उस कमरे में आप खिड़की हो तो चलेगा, लेकिन टीवी नहीं होना चाहिए। टिप नंबर 3, गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, पेट्स एंड रूममेट्स। आप जब राइटिंग के लिए बैठते हो तो अपने फैमिली को पहले से बता दो कि अगले 2 घंटे या फिर अगले 1 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करे। या फिर आपका रूममेट हो तो रूममेट को बताएं कि अगले 1 घंटे मुझे डिस्टर्ब ना करे। या फिर आपके कोई पेट्स हो तो उन्हें उस रूम से बाहर निकालकर आप 1 घंटे के लिए राइटिंग कर सकते हैं। इससे आप पूरी तरीके से कंसंट्रेशन कर अपनी राइटिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। टिप नंबर 4, डोंट फोर्स योरसेल्फ टू राइट। आप ये सोच रहे होंगे कि राइटिंग तो करना है तो फिर फोर्स कैसे नहीं करें, फोर्स किए बिना कैसे हम राइटिंग कर सकते। लेकिन जेरी साइनफील्ड का कहना है कि अपने आप को फोर्स मत करो, उसकी जगह कुछ तो बोरिंग काम करो या फिर कुछ तो बोरिंग बुक पढ़ो या फिर कोई बोरिंग टास्क करो, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। क्रिएटिविटी रिसर्च जर्नल ने एक स्टोरी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कुछ पार्टिसिपेंट को बोरिंग काम कर दिया था और उस बोरिंग काम करने के लिए वो रीडिंग हो सकता है या फिर कुछ तो टास्क हो सकता है, उस टास्क को करने के लिए कहा था। और उसके बाद
कुछ तो क्रिएटिव टास्क करने के लिए कहा था। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि अगले क्रिएटिव काम करते वक्त उनकी क्रिएटिविटी बूस्ट हुई और वो और अच्छी तरीके से उस काम को करने लगे, उनको अच्छे आइडियाज़ आने लगे और वो काम वो बेहतरीन तरीके से करने लगे। एक बहुत अच्छी बात हम साइनफील्ड से सीख सकते हैं कि दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, दूसरों को जोक सुनाने के लिए उन्होंने कितने अपने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने ज़िंदगी में कितने बोरिंग काम किए होंगे या फिर कितने बोरिंग वक्त उन्होंने बिताया होगा, कितना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने बोर होकर क्रिएटिव राइटिंग की होगी या फिर फोकस्ड राइटिंग की होगी। I saw a thing, actually, a study that said speaking in front of a crowd is considered the number one fear of the average person. I found that amazing. Number 2 was death. Death is number 2? This means to the average person, if you have to be at a funeral, you would rather be in the casket than doing the eulogy. ये बड़ी शॉकिंग चीज़ है कि दूसरों को एंटरटेन करने के लिए उन्होंने बोर्डम को अपनाया है और उनके सक्सेस में बोर्डम का बड़ा मेजर रोल है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि बोर्डम क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों आपको बोर्डम को अपनाना चाहिए, और अगर अपने अंदर के क्रिएटर को बाहर निकालना चाहते हो तो इस अगले वीडियो को ज़रूर देखना। मैं आपको वहीं मिलूँगा। बाय।